Hello everyone and welcome to Cadet the Warrior and undertaking of Kiran's Coma Zone। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पर एनडीए के एस्पिरेंट्स के लिए एक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आज उसी सीरीज के रिलेटेड हमारा ये इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस फर्स्ट लेक्चर को। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं हमें। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम भारतीय संविधान कहते हैं, ये सबसे लेंथीएस्ट है। ठीक है, सबसे लेंथीएस्ट है। मतलब जब हम पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हर एक नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो उनके कंपेयर में हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको जो है पूरा कंप्लीट करने में, इसको फ्रेम करने में कितना टाइम लगा था? 2 years 11 months and 18 days। कितना टाइम लगा था? 2 years 11 months and 18 days। आपको ये चीज भी याद रखनी है कि हमारा ये जो संविधान बना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको पूरा मतलब कि फ्रेम करने में कितना टाइम लगा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, जिनको 22 पार्ट्स में एंड 8 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी इसमें 456 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, ये जो है ये हमें एनडीए के एग्जाम में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 9 दिसंबर 1946। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी डेट को वो मिले थे, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके जो चेयरमैन थे, उनका क्या नाम था? तो देखिए, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था तो उस टाइम जो हमारे ये टेम्पररी चेयरमैन बनाए गए थे, उनका क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था उनका? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद दिसंबर 11, मतलब कि 11th of दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है एज अ चेयरमैन इलेक्ट किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अडॉप्ट कब किया गया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और इसने ये जो अपना पूरा फंक्शन मतलब कब इफेक्ट में आया, इसने कब अपना वर्क स्टार्ट किया, तो कौन सी डेट को किया था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ डेट्स हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि मतलब कौन सी डेट को हमने ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, कब इसने अपना इफेक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया। उसके बाद जो हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो कौन थे? आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन कौन थे? तो इलेक्टेड चेयरमैन कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछा जाए कि हमारे टेम्पररी चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की ओर। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय, ऑप्शन ए है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी है एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड ऑप्शन डी है आपके पास हग गैट्सकेल। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें हमारा सही रहेगा? बताइए, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय, ये जो कैबिनेट मिशन था इसको कौन हेड कर रहा था? उनका क्या नाम था? और उनका क्या नाम था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। मतलब कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द, ये जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको अडॉप्ट किसने किया था? ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड ऑप्शन डी है हमारे पास पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो आप बता सकते हैं कि हमारा ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको अडॉप्ट किसने किया था? तो अभी हमने पीछे पॉइंट में रीड किया कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया था और किन्होंने अडॉप्ट किया था? हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी पहली बार कब मिली?
तो राइट ऑप्शन जो हमारा रहेगा कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए है 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 20 फेब 1947 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 3 जून 1947। तो आप देख सकते हैं जो हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और वो कौन सी डेट है? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The Constituent Assembly which framed the Constitution for Independent India was set up in, ये जो Constituent Assembly थी जिन्होंने क्या किया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ठीक है, तो बताइए ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कब सेटअप किया गया था? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 1949। तो देखिए जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसको कब सेटअप किया गया था? 1946 में एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो बताइए उसके जो चेयरमैन थे उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए है आपके पास राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी है सी राजगोपालचारी एंड ऑप्शन डी है आपके पास बी आर अंबेडकर। तो बताइए ये जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके जो चेयरमैन थे उनका क्या नाम था? तो देखिए उसके जो चेयरमैन थे उनका क्या नाम था? बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए है आपके पास जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी है बी एन राव एंड ऑप्शन डी है आपके पास महात्मा गांधी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, उनका क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका जो फर्स्ट सेशन था वो कहां पे हेल्ड हुआ था? ऑप्शन ए है बॉम्बे, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है लाहौर एंड ऑप्शन डी है आपके पास न्यू दिल्ली। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसका फर्स्ट सेशन कहां पर हेल्ड किया गया था? न्यू दिल्ली में एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था सबसे पहले किसने दिया था? किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी है आपके पास एम एन रॉय। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें? आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इसका आइडिया किसने दिया था सबसे पहले? तो उनका नाम क्या था? एम एन रॉय। एम एन रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का ये आइडिया लाया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स होते हैं, तो ऑप्शन ए है इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, कि वो किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ये नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, ऑप्शन बी है इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, क्या वो पीपल के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, ऑप्शन सी है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, क्या उनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि क्या है? इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसके जो मेंबर्स हैं वो किनके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं? बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1946। अब जैसे कि हमने देखा कि 1946 में ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं था 1946 में? तो ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है के एम मुंशी, ऑप्शन डी है आपके पास जे बी कृपलानी। तो कौन सा पर्सन ऐसा था जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं था, और कब नहीं था? 1946 में, जुलाई 1946 में कौन सा पर्सन जो था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी उस टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिया बिकम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, ऑप्शन ए है अगस्त 15, 1947, ऑप्शन बी है जनवरी 13, 1948, ऑप्शन सी है जनवरी 26, 1950 एंड ऑप्शन डी है आपके पास नवंबर 26, 1929 में। तो बताइए हमारा इंडिया कब सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक हुआ? तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था कब हमारा उसमें वर्क में आया था, ये जनवरी 26, 1950 को। मतलब कि इस डेट को हमारा जो इंडिया था वो एक सॉवरेन कंट्री बन गया था, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री बन गया था। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जनवरी 26, 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है आयरलैंड एंड ऑप्शन डी है आपके पास यूके। तो बताइए कि ये जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एक स्कीम है इंडियन फेडरेशन वाली, तो ये जो स्कीम है ये कहां की, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बोरो की गई है? तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, तो बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें? देखिए ये जो इंडियन फेडरेशन की स्कीम थी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कहां से अडॉप्ट की गई थी, कहां से बोरो की गई थी? कनाडा से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहां से बोरो की गई? कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द, अब ये जो प्रियम्बल का आइडिया था ये कहां से बोरो किया गया था? किसका आइडिया? प्रियम्बल का आइडिया। कहां से बोरो किया गया? ऑप्शन ए है इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रियम्बल का जो आइडिया था इसको बोरो किया गया था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ऑप्टेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ, ऑप्शन ए है वास्ट टेरिटरी, ऑप्शन बी है कल्चरल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी एंड ऑप्शन डी है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो बताइए इंडिया ऑप्टेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसने जो है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था, क्यों किया था, क्या रीजन था उसके पीछे? ऑप्शन ए है वास्ट टेरिटरी, ये आपका सही रहेगा, या फिर कोई और ऑप्शन? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को इसीलिए अडॉप्ट किया था बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज फेडरल, ऑप्शन बी है यूनिटरी, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट्री एंड ऑप्शन डी है फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो बताइए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? फेडरल है, यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री है या फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसा है? फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। ठीक है, आपने जो है जब आप राइट्स पढ़ते हो, रीड करते हो, तो उसमें आपने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सुना होगा। तो बताइए ये किसके अंडर आता है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर, या हमारे लीगल राइट्स के अंदर, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, या फिर हमारा ऑप्शन डी नेचुरल राइट्स के अंदर? तो किसके अंडर आता है ये? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है किसके अंडर आएगा? हमारे फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है The theory of fundamental rights implies, option A है sovereignty of the people, option B है equality of opportunity for all, option C है limited government and option D है आपके पास equality of all before law। तो बताइए कैडेट्स कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? देखिए क्या पूछा गया हमें, the theory of fundamental rights implies, ये जो fundamental rights की थ्योरी है ये क्या इंप्लाई कर रही है? sovereignty of the people, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, या इक्वेलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, या फिर हमारा लास्ट ऑप्शन जो कि क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट। तो आप बता सकते हैं कौन सा आंसर सही रहेगा? ये जो थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट क्या इंप्लाई करती है? लिमिटेड गवर्नमेंट को। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस चीज को इंप्लाई कर रही है? लिमिटेड गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज मिनोरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, हमारा ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये मिनोरिटी को किसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर रहा है?
ऑप्शन ए है रिलीजन, ऑप्शन बी है कास्ट, ऑप्शन सी है पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी है हमारे पास कलर। तो किसके बेसिस पे है, किसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर रहा है इसको? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये अनटचेबिलिटी क्या है, अबॉलिश की गई एंड प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू। मतलब कि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया आपको आर्टिकल का नाम बताना है कि कौन से आर्टिकल के अंडर ये चीज देखने को मिली। तो ऑप्शन ए है आपके पास आर्टिकल 15, ऑप्शन बी है आर्टिकल 16, ऑप्शन सी है आर्टिकल 17 एंड ऑप्शन डी है आपके पास आर्टिकल 21। तो बताइए कौन से आर्टिकल के अंडर हमें ये चीज देखने को मिली थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आर्टिकल 17 के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो फर्स्ट स्पीकर थे उनका क्या नाम था? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ऑप्शन ए है मलगांवकर, ऑप्शन बी है पी उपेंद्रा, ऑप्शन सी है अनादा सत्यनाम आयनगर एंड ऑप्शन डी है हमारे पास हुकुम सिंह। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा हमारे लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर था, फर्स्ट स्पीकर? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि क्या है? मलगांवकर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंडियन पॉलिटी के ऊपर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, इसी तरीके से हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में भी जो एनडीए के पेपर में एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ जनरल एमसीक्यूज थे, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो उनको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मतलब हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब अडॉप्ट किया गया, कब ये इनेक्ट किया गया, या हमारे ये जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो कौन है, क्योंकि ये सारी कुछ जर्नल चीजें हैं। ठीक है, तो ये सबको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक हम जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।